हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ दिसंबर और 10th ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। अब जैसे कि आप जानते हो कि मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का। जो रेगुलर देख रहे हैं तो वो सुन सुन के थक गए होंगे बार बार कि सर बार बार रिपीटेशन करते हैं, बट ये रिपीटेशन सिर्फ ओनली न्यू स्टूडेंट के लिए रहता है। जो नए बच्चे आएंगे उनको बेनिफिट मिलना चाहिए कि एक इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो देख लीजिए। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि आप जानते हो, क्लियर फिर से बताता हूं, इंडेक्स चलते हैं। इंडेक्स देखो, नए गवर्नर अपॉइंट हो चुके हैं, नए गवर्नमेंट 26 ऑफ गवर्नर, क्लियर। आरबीआई गवर्नर नए अपॉइंट हो चुके हैं, क्लियर। इनके बारे में जानेंगे डिटेल। इवन ये भी जानेंगे कि सेंटर और गवर्नर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, और हमेशा आरबीआई की इंडिपेंडेंस पर बात क्यों आती है कि इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए इसको। इवन गवर्नमेंट हमेशा क्यों इंटरफेयर करती है, इसे क्या रीजन है, क्लियर। शक्तिकांत दास जी का टेन्योर खत्म हो गया है, हालांकि इन्होंने रिजाइन नहीं किया है। शक्तिकांत दास जी का टेन्योर खत्म हो गया है, जो कि 25th आरबीआई गवर्नर थे। अब ये बन गए संजय मल्होत्रा जी, 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर। अब बताऊंगा डिटेल में ये कौन है, और इसके वजह ये भी बताऊंगा कि आगे चल के क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इतने दिन से क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, क्लियर। चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन विक्रम मिश्री, ये कि फॉरेन सेक्रेटरी विजिट में गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या डिस्कस हुआ, जैसे कि आप जानते हो कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी का बड़ा इशू चल रहा है अभी, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर कलिका पेट्रोलिंग यूनिट, ये राजस्थान ने भी स्टार्ट किया है। कलिका पेट्रोलिंग यूनिट ये क्या है, ये कौन सी यूनिट है, ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर बीमा सखी योजना, मोदी साहब ने बीमा सखी योजना लॉन्च कर दी है। क्या है बीमा सखी योजना, ये भी बताऊंगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, क्लियर। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है न्यू आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। देखो क्या था कि 25th गवर्नर थे कौन, शक्तिकांत दास जी। कौन 25th गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, ये थे आरबीआई गवर्नर 25th, और इनका टेन्योर खत्म हो गया है आज 10th ऑफ दिसंबर को इनका टेन्योर खत्म हो गया है। अब नए आरबीआई गवर्नर बन गए हैं, कौन बन गए हैं, संजय मल्होत्रा। कौन बन गए दोस्तों, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं। और इसी के साथ एक और बात याद रखना, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बन गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि आरबीआई और इसमें गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंस का इशू हमेशा आता रहता है। आरबीआई और गवर्नमेंट के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ द आरबीआई का हमेशा इशू आता है। क्या है ऐसा, इवन गवर्नर जो है आरबीआई का, वो मुझे लगता है कि हमेशा इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, पर कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। एज पर दी प्रीवियस गवर्नरों का कहने का मतलब है कि जैसे रघुराम राजन, उर्जित पटेल जी थे गवर्नर, उनका ऐसा कहना था कि गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस है इन द पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, क्लियर। अब 2016 में इसी को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। आप जानते हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि रेट कितना रहेगा, कौन से रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, पूरे रेट ये डिसाइड करती है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसको हेड कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर। अब अपन समझते हैं, इसको तो अपन बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि जो संजय मल्होत्रा जी हैं ये कौन है, अभी एट प्रेजेंट कौन है। तो दोस्तों ये है 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर। कौन है, 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर, और इनका कैडर था राजस्थान। क्या था, राजस्थान इनका कैडर था, याद रखना। और ये आरबीआई गवर्नर, और अभी एट प्रेजेंट थे रेवेन्यू सेक्रेटरी। कौन है, रेवेन्यू सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा। अब इनको आरबीआई गवर्नर बना दिया है, 26th आरबीआई का गवर्नर बना दिया है।
कौन बना दिया है? 26 आरबीआई का गवर्नर बना दिया है संजय मल्होत्रा जी को। क्लियर? याद रखोगे, संजय मल्होत्रा जी, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आपसे हमेशा पूछा जाएगा, चाहे एमसीक्यू हो चाहे डिटेल में हो। क्लियर? तो संजय मल्होत्रा 26, याद रखना, 26 आरबीआई के गवर्नर बन गए। अब देखो दोस्तों, सब अपन डिटेल में जानते हैं। देखो, जैसे आप जानते हो कि फिस्कल पॉलिसी एंड देन आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी, क्या है? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट इसको पूरा हैंडल करती है, फिस्कल पॉलिसी को। क्लियर? देन आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी में यह चेक कराएगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी रहेगी, कितनी रहेगी। अब क्या है, टसल पॉइंट क्या है? गवर्नर और आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में टसल पॉइंट क्या है? ऐसा क्या टसल पॉइंट है कि कई सारे प्रीवियस आरबीआई गवर्नर रिजाइन करके चले गए थे विदाउट कंप्लीटिंग द टेन्योर ऑफ देयर आरबीआई गवर्नरशिप। क्लियर? ये क्या रीजन था? हालांकि शक्तिकांत दास जी ने रिजाइन नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? उनका टेन्योर खत्म हुआ है। क्लियर? 10 दिसंबर को उनका टेन्योर खत्म हो गया आज, तो 11 दिसंबर से संजय मल्होत्रा नए आरबीआई गवर्नर बन जाएंगे। क्लियर? याद रखना इस बात को कंटेस्ट। अब मैं बता रहा हूं कई सारे गवर्नरों ने रिजाइन क्यों किया था। क्या था कि आप जानते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी है, ये रेट डिसाइड करती है। क्या करती है? रेट डिसाइड करती है किसके? बैंक के। और बैंक के जो रेट है ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट की लिक्विडिटी में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। और लिक्विडिटी क्या? मनी की सप्लाई को बोलते हैं लिक्विडिटी। क्लियर? अब क्या है, जैसे जैसे आरबीआई ये डिसाइड क्यों करती है? आरबीआई रेट डिसाइड जब करती है जब इन्फ्लेशन को देखकर, जो भी हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन होगा उसको देखकर आरबीआई डिसाइड करती है कि बैंक रेट कितना रहेगा। क्लियर? अब शक्तिकांत दास जी ने क्या किया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 11 मीटिंग हो गई, 11 मीटिंग हो गई, बट रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं करा। किया। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जब बैंक आरबीआई से कुछ पैसे लेती है या मनी लेती है ओवर अ शॉर्ट पीरियड एट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, दैट इज कॉल्ड अ रेपो रेट। और अभी एट प्रेजेंट कितना है? 6.5% है। कितना है? 6.5% है। और हमारे इंडिया में इन्होंने बोला, शक्तिकांत दास जी ने, और हालांकि सभी गवर्नर ने बोला, क्योंकि उनको चाहिए था इंडिपेंडेंस, वो डिसाइड करेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट। और गवर्नमेंट चाहती थी कि रेट कम करा जाए तो उससे क्या हो कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़े और बिजनेस बढ़े। जिससे क्या बढ़े? बिजनेस बढ़े। बट क्या हुआ कि 11 मीटिंग हो गई एमपीसी की, बट एक बार भी रेपो रेट कम नहीं किया। अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी उसमें सीआरआर कम कर दिया, कैश रिजर्व रेशो कम कर दिया। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या है? तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि ये इतना परसेंटेज बैंक को कैश आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ ओनली कैश के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा और किसी दूसरे फॉर्म में नहीं रख सकता। एसएलआर में जो बैंक के पास रहता है वो किसी भी फॉर्म में रख सकता है, बट जो कैश रिजर्व रेशो है वो आरबीआई पर सिर्फ ओनली कैश के फॉर्म में ही रखा जाता है बैंक के द्वारा। याद रखोगे इस बात को। अब क्वेश्चन बनता है कि बताइए सर, रेट ये टसल पॉइंट है? बिल्कुल टसल पॉइंट है, ये रेट का ही बिल्कुल पूरा टसल पॉइंट है, क्योंकि अगर रेट कम नहीं होगी तो लिक्विडिटी कम नहीं होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी नहीं मार्केट में। अगर रेट कम हो गई तो डेफिनेटली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, फिर बैंक क्या करेंगे? इन्वेस्टरों को पैसा देंगे। तो ये टसल पॉइंट बन रहा था आरबीआई और गवर्नर के बीच में। अब मुझे लगता है कि अब इतना इंटरफेरेंस नहीं है जितना पहले था इंटरफेरेंस। मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था, जब ज़्यादा इंटरफेरेंस था गवर्नमेंट का, और मुझे लगता है हर गवर्नर परेशान था, और शक्तिकांत दास जी को ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। इवन उन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया, और इवन 11 कंसेक्यूटिव मीटिंग तक ये भी डिसाइड नहीं किया कि रेपो रेट कम करना है। इवन जो लास्ट मीटिंग थी उसमें सीआरआर कम कर दिया था। कितना कर दिया था? 4% कर दिया था।
कितना था पहले 4.5% था सीआरआर, उसको पॉइंट मतलब 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया था और उसको कर दिया 4%। क्लियर। बट मेन क्या होता है, रेपो रेट होता है। अब क्या है, शक्तिकांत दास जी ने क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसका रीजन क्या था, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन हो रहा था हमारे इंडिया में अक्टूबर के मंथ में 6.2%। कितना आया था अक्टूबर के मंथ में, 6.2%। और ये आरबीआई का जो टारगेट है, आरबीआई का टारगेट है 4% इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, तभी रेपो रेट कम होगा। बट ये उससे अबव था, तो गवर्नर कैसे भी इसको कम नहीं कर सकता था। अब नए, हालांकि उन्होंने टेनर अपना कंप्लीट किया, हम नहीं कह सकते कि कोई टसल था बिटवीन गवर्नमेंट और शक्तिकांत दास जी के बीच में, बट उन्होंने अपना टेनर कंप्लीट किया। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये प्रीवियस जो गवर्नर थे, जैसे रघुराम राजन जी, उर्जित पटेल जी और सुब्राव जी, ये थे जो गवर्नर, इनके बीच में जब था, गवर्नर ये थे जब, तो गवर्नमेंट और इनके बीच में बड़ा टसल था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट और आरबीआई चाहती है इन्फ्लेशन कंट्रोलेशन। तो टसल किस बात का है, गवर्नमेंट फोकस ऑन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट फोकस ऑन डेवलपमेंट और आरबीआई फोकस ऑन इन्फ्लेशन। तो ये टसल था आरबीआई गवर्नर के। तो आपको याद कर रखना है 26 आरबीआई गवर्नर बन गए कौन, संजय मल्होत्रा जी। शक्तिकांत दास जी को इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था 10 दिसंबर को आज। अब ये कल से संजय मल्होत्रा जी ये 26 आरबीआई के गवर्नर बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे, 26 आरबीआई के गवर्नर बन जाएंगे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री विजिट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है। क्या चल रहा है, एट्रोसिटी चल रही है, एट्रोसिटीज ऑन हिंदू और माइनॉरिटी पीपल पर वहां पर बांग्लादेश में बड़ी एट्रोसिटी चल रही है। इवन इस्कॉन टेम्पल, जो कि बांग्लादेश का इस्कॉन टेम्पल है, वहां के मंथ कौन थे, चिमने कृष्णा दास जी को अरेस्ट भी कर लिया था बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑन द रीजन ऑफ सेडिशन। किस रीजन पर, सेडिशन, गवर्नमेंट की बुराई करने के कारण सेडिशन पर उनको अरेस्ट भी कर लिया था। इसका कई सारा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया के अंदर। देखो आजकल कई सारे बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कई सारे बड़े लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदुओं के संग गलत हो रहा है बांग्लादेश में। इवन जो कि फॉर्मर पीएम थी शेख हसीना मैम, उनका भी कई बार स्टेटमेंट आ चुका है कि मोहम्मद यूनिस गलत कर रहा है माइनॉरिटी के साथ, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है वहां पर। क्लियर। अब इसी को देखते हुए बांग्लादेश में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री गए। कौन गए, विक्रम मिश्री, जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये बांग्लादेश में विजिट किया है, बांग्लादेश में विजिट किया है और इन्होंने अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करी। क्या नाम है उनका, मोहम्मद जसविन, कुछ ऐसा नाम है, जस्मिन है या मोहम्मद जस्मिन, ऐसे कुछ नाम है, देख लेना। क्लियर। तो ये काउंटर पार्ट से मुलाकात करी और इन्होंने डिस्कस किया कि जो माइनॉरिटी पर अटैक हो रहा है वहां पर बांग्लादेश में, उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। क्या किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा रहा है। माइनॉरिटी पर जो अटैक हो रहा है, हिंदू लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करिए। विक्रम मिश्री ने जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उससे बोला, मोहम्मद यूनिस साहब से भी बोला गया कि आप ये माइनॉरिटी अटैक जो हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उसको जल्दी से खत्म करिए। और यही कारण है जो आप देखना, आप न्यूज में कई बार देख रहे होंगे कि बांग्लादेश से कई सारे हिंदू इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं। अभी मैंने आपको बताऊं, कई सारे बांग्लादेश के जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसने कई सारे हिंदू को रिटर्न किया है। इवन उसके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी जो बांग्लादेश की पेट्रोलिंग पुलिस है उसने रिटर्न कर दिया हिंदुओं को। क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते बांग्लादेश
कि उनकी सच्चाई पता चले, भारत का उनकी सच्चाई पता चले। अब वो रिवील हो चुके हैं, उनकी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। इवन वो हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं उसको खत्म करना पड़ेगा जल्दी जल्दी इनको, बांग्लादेश को, नहीं तो इंडिया को बड़ा ही एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं एक्शन लेते कि नहीं लेती। वैसे एक्शन क्या है कि क्योंकि बांग्लादेश जब गई, बांग्लादेश ने एक स्टेटमेंट दिया, विक्रम मिश्री जब बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश का एक स्टेटमेंट आया है कि नो कंट्री इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री को पावर नहीं है कि वो इंटरनल अफेयर में, बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करे। समझ रहे हो मेरी बात को कि बांग्लादेश का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बांग्लादेश कह रहा है चाहे हमारे यहां माइनॉरिटी पर अटैक हो, चाहे हम अत्याचार करें, चाहे कुछ भी करें, हम अपनी मनमानी करेंगे, आप हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बट ये बोल रहे हैं कि नो कंट्री कैन इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द बांग्लादेश। बांग्लादेश a sovereign country and all kind of decision taken by the government. No country interfere. Even Bikram Misri visited in Bangladesh and convinced to the Muhammad Yunus or the counterpart of the foreign secretary of the Bangladesh that stop the atrocity on the Hindu people living in Bangladesh. Even ISKCON temple was arrested. The name of the Chinma Krishna Das was arrested by the Bangladesh on the charge of the sedition. समझ रहे हो मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश में कितना अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर डिस्कस करा गया। विक्रम मिश्री साहब गए, फॉरेन सेक्रेटरी। इवन और क्या डिस्कस किया गया, उन्होंने बोला कि ऑलवेज मेक अ रिलेशन विथ इंडिया ऑन 3 इशू, दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट, ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी। क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, इस पर भी डिस्कस किया गया। बोला कि इस आप रिलेशन अगर रखना है तो इंडिया से इन 3 पॉइंटों पर रिलेशन रखो। आपको पहले ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरी बात आपके अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे कंट्री को रिस्पेक्ट करें, और सेंसिटिविटी होना चाहिए आपके अंदर, तो ही आप इंडिया से रिलेशन रख सकते हो। और इवन इंडिया हर कॉन्फ्रेंस में किसी भी कंट्री से जब मिलने जाती है, तो इवन चाइना से भी जब इशू हुआ था, जब बॉर्डर इशू पे ये 3 पॉइंट दिए थे मैंने आपको, याद है आपको। और क्या डिस्कस किया गया ऑन एनर्जी। किस पर, एनर्जी पावर, एनर्जी पावर, पीपल टू पीपल टाइज, ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, इवन वाटर शेयरिंग, एनर्जी शेयरिंग, पावर, क्लियर, एनर्जी पावर, ईटीसी, ये सारे डिस्कशन पॉइंट थे बिटवीन द विक्रम मिश्री ऑफ द इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी और द काउंटर पार्ट ऑफ दिस पर्सन। कौन से, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी और विक्रम मिश्री के बीच में ये डिस्कस किया गया। अब बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा, जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, इवन आप विश्वास मानिए बांग्लादेश की कंडीशन क्या है, एक भी आईपीएल का खिलाड़ी, बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी बिका नहीं आईपीएल में। क्यों नहीं बिका, क्योंकि इंडिया में बांग्लादेश के लिए इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आईपीएल वाले डरे हुए हैं। आईपीएल की जो टीमें हैं, उनके मालिक हैं, वो डरे हुए हैं, हम अपना पैसा अगर लगाते हैं, इन फ्यूचर कोई बात हो गई, कोई प्रोटेस्ट हो गया इंडिया के अंदर, तो हमारे पैसे वेस्टेज जाएंगे। इवन कई सारे बांग्लादेश खिलाड़ी आईपीएल में बिकने आए थे और दी लोअर प्राइस पर, बट उनको किसी भी टीम ने, आईपीएल टीम ने 2025 के आईपीएल में उनको नहीं लिया। तो ये कंडीशन हो रही है बांग्लादेश की इंडिया में। बांग्लादेश को सोचना चाहिए, जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, आपने प्रोटेस्ट लिया किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन आपने खत्म कर दिया, तो आप क्या मनमानी करोगे, हिंदुओं पर अटैक करोगे। हिंदू पर अटैक करना, किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर आपका अटैक करने का हक नहीं है।
हर किसी पर्सन को है एक राइट, जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, आप भी डेमोक्रेसी को फॉलो करो। इवन जो फॉर्मर पीएम है आपका शेख हसीना, वो भी आपका गलत बोल रही है आपके बारे में, इवन आप उनको गलत केसों में फंसा रहे हो, वो अलग बात है, वो उनका इंटरनल मैटर है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो उस पर अटैक नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है कलिका पेट्रोलिंग यूनिट। देखो राजस्थान ने एक बड़ी स्कीम अच्छी निकाली है, कलिका पेट्रोलिंग यूनिट। ये यूनिट क्या है, ये वुमेन की एक यूनिट बनाई जाएगी जिसमें महिला वुमेन होगी, ब्लू कलर की ड्रेस पहनेगी, यूनिफॉर्म ब्लू कलर की, और उनको पर्टिकुलर स्कूटी दी जाएगी। और ये कहाँ रहेंगी, ये मॉलों में घूमेंगी, इवन चिल्ड्रन और वुमेन को प्रोटेक्ट करेंगी, उनके ऊपर कोई टीजिंग इवन एट्रोसिटी तो नहीं हो रही। क्लियर, अभी राजस्थान ने 250 यूनिट बनाने का सोचा है इनिशियल स्टेज पर, बट बोल रहे हैं और बढ़ाई जाएंगी इन फ्यूचर, और हर यूनिट में कम से कम 3 वुमेन होंगी। कितनी, 3 वुमेन। तो आप याद रखना, कलिका पेट्रोलिंग यूनिट राजस्थान स्टेट ने अभी लॉन्च की है, जिसमें 250 वुमेन यूनिट को सेटअप किया जाएगा, जो क्या करेंगी, प्रोटेक्ट दी वुमेन एंड चाइल्ड इन द पब्लिक प्लेसेस। क्लियर, पब्लिक प्लेसेस कौन से, लाइक मॉल और दी वी कैन से रिलीजियस प्लेस और दी टेम्पल। दे पर्टिकुलर एरिया में वुमेन को और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दी डिफिकल्टी ऑफ दी एट्रोसिटीज और दी टीजिंग, मोलेस्टेशन, ये सारे से प्रोटेक्ट करा जाएगा भाई वुमेन के द्वारा। और इनको पर्टिकुलर ब्लू कलर की ड्रेस मिलेगी, यूनिफॉर्म, और इसके साथ इनको स्कूटी भी दी जाएगी टू प्रोटेक्ट दी वुमेन एंड चाइल्ड। अब सुनते हैं अपन, देखो क्या है कलिका पेट्रोलिंग यूनिट, क्या है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी नई स्कीम निकाली है। इसमें क्या होगा, इनिशियल स्टेज पर क्या होगा, इनिशियल स्टेज पर 250 यूनिट बनाई जाएंगी। क्या बनाएंगी, 250 यूनिट बनाई जाएंगी। और 250 यूनिट में कंप्राइज ऑफ, हर यूनिट के अंदर कम से कम 3 वुमेन होंगी। कितनी होंगी, 3 वुमेन होंगी। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 0 5 3 जा 15, 1 5 3 2 जा 6 7, मतलब 750 वुमेन होंगी। और इनको ब्लू कलर की यूनिफॉर्म मिलेगी, ब्लू कलर यूनिफॉर्म मिलेगी, और इसी के साथ इनको एक स्कूटी भी मिलेगी। क्या मिलेगी, स्कूटी भी मिलेगी, जिस पर ये प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट दी वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम टीजिंग और मोलेस्टेशन, और वी कैन से कुछ ही बोल सकते हैं, एट्रोसिटीज, टीजिंग और कमेंट करना। किसी महिला के ऊपर कोई कमेंट करता है तो ये पकड़ेंगे। इवन ब्लू कलर की यूनिफॉर्म, इनको पूरा राज्य मतलब क्या स्टेट जानेगा राजस्थान कि हाँ इनको ड्रेस मिल गई है। इवन इसको आगे चल के इनिशियल स्टेट पर 250 यूनिट है, आगे चल के इसको और बढ़ा दिया जाएगा। समझ लो मेरी बात को। तो क्या है, वुमेन की सेफ्टी और वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। क्लियर, याद रखोगे क्या है, कलिका पेट्रोलिंग यूनिट। क्लियर, इसमें यूनिफॉर्म कौन सी पहनेंगे, ब्लू कलर की, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, सिंपल था। बीमा सखी योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीमा सखी योजना, देखो बीमा सखी योजना क्या है, ये अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, नई स्कीम अभी लॉन्च करी है, बीमा सखी योजना। ये कौन हैंडल करेगा, इसको हैंडल करेगा स्टेट ओन्ड LIC, जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसको हैंडल करेगी LIC। अब LIC क्या करेगी, ये क्या करेगी, 2 लाख 2 लाख वुमेन को ट्रेंड करेगी, 2 लाख वुमेन को ट्रेंड करेगी फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। किस पर, इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पर वुमेन को 3 साल तक, वीकेंड से 3 साल तक ये ट्रेन करेगी। क्या करेगी, 3 ईयर तक ट्रेन करेगी LIC। और ऐसा नहीं है कि फ्री में ट्रेन करेगी, स्टाफ फंड भी मिलेगा वुमेन को, स्टाफ फंड भी मिलेगा। जैसे पहले ईयर 7000 स्टाफ फंड दिया जाएगा इन फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर में 7,000 स्टाइफंड, सेकेंड ईयर में 6,000 स्टाइफंड सेकेंड ईयर में, क्लियर, याद रखोगे, और थर्ड ईयर में मिलेगा 5,000 वी कैन से थर्ड ईयर में, क्लियर। तो समझ गए ये स्कीम कौन है, बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी बीमा सखी योजना इन विच वुमेन विल बी ट्रेंड फॉर दी फाइनेंशियल लिटरेसी और दी इंश्योरेंस अवेयरनेस बाय द स्टेट owned LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड इट कवर दी 2 lakh women in 3 year and provide the 3 year that financial literacy or the we can say insurance awareness to the particular woman. Even along with it that women will be provided that particular stipend in first year, they will be provided 7,000 per month and then second year 6,000 per month and third year 5,000 पर मंथ। समझ गए आप हमारी बात को। सखी बीमा योजना क्या है मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि सखी बीमा योजना अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जिसको LIC हैंडल करेगी। LIC 2 लाख वुमेन को 3 साल में ट्रेन करेगी, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए उनको ट्रेन करेगी और उनको स्टाइपेंड भी देगी, जिससे क्या होगा कि वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ेगा। समझ गए दोस्तों मेरी बात को। तो यही न्यूज़ थी आज की 10 दिसंबर की। इसी के साथ ये लेक्चर भी यहीं कंप्लीट होता है। पर आप अभी जाइए इकोनॉमी के लेक्चर देखिए मेरे। क्या करना है आपको, यूट्यूब चैनल पर जाना है। यूट्यूब चैनल पर से कहाँ पर जाना है आपको, सीधे मेरे प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी के फोल्डर में आपको 5 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, 6 लेक्चर भी जल्दी आने वाला है ऑन द इशू ऑफ पॉवर्टी के ऊपर, क्लियर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा कल से लाइव स्ट्रीम आएगा, वीडियो कल से लाइव पढ़ाऊंगा, 9:30 से आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं कल से। तो सब तैयार हो जाए, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब तैयार हो जाए, उनकी क्वेरी जितनी भी है वो भी रिजॉल्व करूंगा साथ साथ में, क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद अगेन।